नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए जीएस के प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, कुछ दिनों बीच में वीडियो नहीं बन पाई है, 2-3 दिन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग पहली बार हैं उन्हें बता दें, हम ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है जीएस का। और इसमें हम अप्रोक्स 45 क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और पहले क्वेश्चन की बात कर लें। जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होने वाला है, थोलाल नृत्य से संबंधित है कि उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है। आपको दोस्तों बताना है कि जो थोलाल नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, अर्थात उसकी उत्पत्ति कौन से राज्य से हुई है। केरल, गुजरात, मणिपुरी या फिर उत्तराखंड। तो इसका एकदम सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य से हुई है। आइए कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ओट्टम थोलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेलियम और नांगियार कुथु, चक्यार चक्यार कुथु या फिर पड़ियानी युद्ध कला से संबंधित नृत्य है ये। हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो केरल राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं उनकी बात कर ली है। और कुंचन निम्बियार तुलाल नृत्य के चक्यार कुथु से निम्नलिखित अर्थात विकल्प के सही रूप में बनाया था। जो कुंचन निम्बियार इन्होंने थोलाल नृत्य को चक्यार कुथु के विकल्प के रूप में बनाया था। अर्थात हमने बात कर ली है कि इसका जो इन्वेंशन किया था, अर्थात इसे किसने बनाया था, तो उनकी बात कर ली हमने। प्रश्न नंबर 2, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदी जी और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा माइक का इशू हो गया था। इसकी दोबारा स्टार्ट में बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोंदिजवी नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। तो गुरु विपिन सिंह, गुरु अम्बुबी, राजकुमार सेंजीत सिंह या फिर फाजोबम इबोटम सिंह। गुरु विपिन सिंह इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। आइए कुछ इनके बारे में जानते हैं, गुरु विपिन सिंह के बारे में। गुरु अम्बी की बात कर लें। गुरु अम्बुबी मणिपुरी राज्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे ये। राजकुमार सेजीत सिंह की बात कर लें तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए थे एवं 1984 में इन्हें मिला था ये। प्रश्न नंबर 3, जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित हैं। टप्पा, ध्रुपद, ध्रुपद, ठुमरी, गजल। तो जगजीत सिंह की जो प्रसिद्ध कला है ये गायन की, गजल गायन के लिए जाने जाते हैं ये। जगजीत सिंह को लोकप्रिय रूप से द गजल किंग अथवा किंग ऑफ गजल के नाम से भी जाना जाता है। और गायन शैली की बात कर लें तो शास्त्रीय गजल, लोक संगीत, भक्ति संगीत आदि इसके प्रमुख गजल इनके मतलब अर्थात इनके गायन के शैलियाँ हैं। वाद्य यंत्र की बात कर लें तो हारमोनियम, पियानो आदि बजाते हैं ये। पद्म भूषण इन्हें मिला था वर्ष 2003 में। आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर बात कर लें। प्रश्न नंबर 4 की, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जो कविता संगीत से भी जुड़ा है, कविता और संगीत से भी जुड़ा है और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, हिमाचल द्विजेंद्र राय लाल राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर पुरंदर दास। एक ही दोस्तों ऑप्शन इसमें एकदम सही और सटीक बैठता है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें ही दोस्तों कविता और संगीत से भी जुड़े हैं ये और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1915 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा साहित्य सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि इन्हें दी थी। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है।
जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ओमार सोना और बांग्ला बात कर लें तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? 2005, 1969, 1981, 1918। तो 1969 इसका एकदम सही उत्तर है। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में की गई थी। इसका पहला पुरस्कार PH न्यूबी को दिया गया था। 2005 में इसकी शुरुआत मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के रूप में की गई थी। पहला मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था और अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए वर्ष 1997 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। कुछ लेखक और उनकी किताबों और उनके ईयर की बात कर लेते हैं, कब लिखी गई हैं। तो वर्ष 2023 की बात करें तो जॉर्जी गिस्पोडियोनोवो इनका नाम है, गोस्पोडिनोव। टाइम शेल्टर इनकी पुस्तक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। 2022 में बात कर लें तो गीतांजलि श्री को मिला है और टॉम ऑफ सेंड इनका किताब का नाम है। 2021 में बात कर लें तो डेविड डिपोय को मिला है और एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये किताब है इनकी। प्रश्न नंबर 6। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? तो यदि इसका बात करें तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से संबंधित है ये। पंडित रविशंकर, जीवन काल 7 अप्रैल 2020 को इनका जन्म हुआ था, 11 दिसंबर 2012 को इनकी मृत्यु हुई थी। शैली भारतीय राष्ट्रीय संगीत इनकी शैली थी। और पुरस्कारों की बात कर लें तो इन्हें सारे पुरस्कार मिले हैं, ज़्यादातर जो भी दोस्तों पद्म पुरस्कार होते हैं उनकी सभी को मिले हैं इन्हें। भारत रत्न मिला है 1999 में, पद्म भूषण मिला है 1967 में और पद्म विभूषण मिला है 1981 में। इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है और प्रथम ग्रैमी अवार्ड 1967 में दिया गया था इन्हें। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ताल वादक कौन है? तो इनमें दोस्तों एक ही सही है, जाकिर हुसैन जी की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी है एकदम सही और सटीक उत्तर है इसका। जन्म की बात कर लें जाकिर हुसैन जी का तो 9 मार्च 1951 को हुआ था और 72 वर्ष इनकी आयु इन्हें पूरी करके इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था मुंबई में। विधाओं की बात कर लें तो शास्त्रीय संगीत, तबला वादन, ये इनकी विधाएं हैं। पिताजी की बात कर लें, इनके पिता का नाम था उस्ताद अल्लाह रखा। इन्हें पुरस्कारों की बात कर लें तो पद्मश्री इन्हें 1988 में मिला था, जो कि महज 37 वर्ष की उम्र में इन्हें मिल गया था। सबसे कम उम्र यानी 37 वर्ष की उम्र में पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे और पहले व्यक्ति थे पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के। पद्म भूषण 2002 में मिला था इन्हें, पद्म विभूषण 2023 में मिला था। ग्रैमी अवार्ड 2 बार मिल चुका है, 1992 में और 2009 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो शरद में, श्रावण में, कार्तिक में, आषाढ़ में। तो ये मनाई जाती है शरद, ये नागपंचमी की बात हो रही तो श्रावण में मनाई जाती है। नागपंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। भगवान शिव और नाग देवता की कच्चा दूध, हल्दी, रोली, फूल, फल आदि, जल पर आदि सामग्री द्वारा पूजा की जाती है। नागपंचमी का प्रमुख मेला वाराणसी यानी नागकुआ में लगता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। और इस क्लास के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन्हें प्लीज़ स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और सभी दोस्तों इन प्रश्नों को लाने में, इन्हें छांटने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो एक बार फिर से मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग रेगुलर हैं उन्हें तो पता ही है हम किस तरह से और क्या कंटेंट लेकर आते हैं डेली। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? गुवाहाटी, जोरहाट और डिब्रूगढ़ और सिलंचर। तो बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की, जोरहाट की बात हो रही है। असम के अन्य प्रमुख उत्सवों की बात कर लें तो वैसागु, मी द मीपी और पेखा। गुवाहाटी असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी में ही स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 10। मधुबनी चित्रकला निम्नलिखित में से शैली, जो मधुबनी चित्रकला शैली है वो उत्पत्ति किस राज्य से हुई है उसकी? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो मधुबनी जो शैली है वो दोस्तों बिहार की उत्पत्ति है, बिहार से उसकी उत्पत्ति हुई है। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति बिहार राज्य से हुई है। मधुबनी जिले का, माफ कीजिएगा थोड़ा सा माइक फिर से इशू हुआ था। मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव इसका मुख्य केंद्र है। जितवारपुर की बात हो रही है। वर्तमान में चित्रकारों द्वारा ये चित्रकला के कैनवास दीवार पर हस्तनिर्मित कागज से बनाई जाती है। मधुबनी चित्रकला अधिकतर प्राचीन महाकाव्यों से जो प्राकृतिक दृश्यों को, देवताओं, पुरुषों आदि को उसमें सहयोग मिलता है, अर्थात उन्हें दर्शाया जाता है इनकी सहायता से। आइए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बुद्ध साहित्य, जो बुद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों की प्रार्थना कक्षों को डैश कहा जाता था? तो इसकी बात हम दोस्तों पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। तो चैत्य गृह उन्हें कहा जाता था, और इसकी हमने काफ़ी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। बौद्ध स्थापत्य कला के प्रमुख पद की बात कर लें तो स्तूप होता है, और पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए अर्धगोलाकार टीलेनुमा संरचनाएं बनाई जाती है। बिहार की बात कर लें तो बौद्ध संघ का निवास स्थान है ये। प्रश्न नंबर 12। दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और मंदिरों में से एक है। तो जैसा कि ये जैन धर्म के मंदिरों में से एक है, तो जैन इसका सही उत्तर है एकदम। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। निर्माण की बात कर लें तो चालुक्य शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ जैन तीर्थंकरों को समर्पित 5 मंदिरों का समूह स्थित है। यह मंदिर संगमरमर के से निर्मित स्तंभों, छत, दरवाजों आदि की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 13। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिंगालीला की बात कर लें, जो सिंगालीला है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। आइए कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सिंगालीला, सुंदरबन, न्योरा घाटी, बुक्का और गोरुमाला। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर ले तो कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास, ये सभी हैं इसके। केरल में बात कर लें तो पेरियार और इराविकुलम, अनाईमुड़ी 16 और साइलेंट वैली, ये सभी स्थित हैं केरल में। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए आपके लिए। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्थायित्व निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 6, 2003 या 10? 2003 में की गई थी इसकी स्थापना। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए की बात हो रही है कि स्थापना वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत हुई थी। अर्थात जैव विविधता अधिनियम की बात की जाए कब आया था, तो वो 2002 में आया था। और इसके तहत दोस्तों जैव विविधता प्राधिकरण जो इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की, तो वो 2003 में की गई थी। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है।
संचालनकर्ता की बात कर ले तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? वो 22 मई को मनाया जाता है। तो हमने दोस्तों प्रीव्यू क्लासेस में भी अपने बताया है कि हम जो की पॉइंट्स लेकर आते हैं उन्हें प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उनमें हम काफ़ी कुछ डिटेल में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 की ओर आते हैं। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि दिनांक को मनाई जाती है? 4 जुलाई, 1 अगस्त, 4 अगस्त, 1 जुलाई। इनकी जो पुण्यतिथि है स्वामी विवेकानंद की, वो 4 जुलाई को मनाई जाती है, हर वर्ष मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि दिनांक 4 जुलाई को मनाई जाती है क्योंकि 4 जुलाई 1902 स्वामी विवेकानंद जी ने देह त्याग दी थी, और विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी दोस्तों युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर विधान चंद्र राय के चिकित्सा में योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो हमने ये भी पढ़ लिया दोस्तों, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, और किसके याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र के याद में मनाया जाता है, अर्थात इनके योगदान के श्रेय को देने के लिए मनाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? स्वर्ण सिंह थे, बलदेव सिंह, वाई.वी. चौहान या फिर कैलाश नाथ कटुच। बात कर रहे हैं हम पहले दोस्तों रक्षा मंत्री की, तो बलदेव सिंह जी थे पहले रक्षा मंत्री। कुछ डिटेल में बात कर लें इनके बारे में। बलदेव सिंह वर्ष 1947 से वर्ष 1952 तक भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री श्रीमती इंदिरा देवी थी, और भारत की पहली पूर्णकालिक महिला जो राष्ट्र रक्षा मंत्री थी वो निर्मला सीतारमण हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर लें तो सी राजगोपालाचारी थे। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। आइए प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? बिहू, कैंडियन नृत्य या फिर आगरा गोंडा। कैंडियन नृत्य एकदम सही उत्तर है इसका। श्रीलंका की दोस्तों एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है, और श्रीलंका की प्रमुख जो पारंपरिक लोक नृत्य शैली है कैंडियम है, कैंडियन नृत्य है, और सवारा गामोबा सवारा गामोबा नृत्य है। ये थोड़े कुछ नए नाम से हैं दोस्तों, इनके बारे में कुछ जानकारी आप इकट्ठा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो हमने बता ही दिया है, इनको थोड़ा सा रट लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अब कुछ पारंपरिक लोक नृत्यों की बात कर लें देशों के अनुसार, तो नेपाल के दोस्तों लोक नृत्यों की बात कर लें तो मारूनी नृत्य, खुखरी नृत्य या फिर मयूर नाच। बांग्लादेश की बात करें तो ढली नृत्य, छोरखा नृत्य या फिर कठपुतली नृत्य। पाकिस्तान दोस्तों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वाजरी नृत्य है, ये पश्तूनों द्वारा किया जाता है, पश्तूनों द्वारा। और लेवा नृत्य दोस्तों बलूचों द्वारा किया जाता है, और चैंप नृत्य दोस्तों बलूचों द्वारा किया जाता है। कुछ 3 ये प्रसिद्ध नृत्य हैं पाकिस्तान के, और दोस्तों जो वहाँ पर जनजातियाँ ये लोग रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है, उनकी हमने बात कर ली है। प्रश्न नंबर 18। बिफोर वी विजिट द गॉडेस, इनका जो उपन्यास है लेखक कौन है इसके? चित्रा बनर्जी देवाकुरुडी या फिर किरण दोषी, अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी। एक ही है एकदम, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है इसका, सटीक उत्तर है एकदम। चित्रा बनर्जी दिवाकरुडी की पुस्तकों की बात कर लें तो बिफोर वी विजिट द गॉडेस, सिस्टम ऑफ माई हार्ट, क्वीन ऑफ ड्रीम्स, द लॉस्ट क्वीन, ओलियंडर वन अमेजिंग थिंग, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। झुम्पा लाहिड़ी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तकों की बात कर लें तो इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज, द नेमसेक, और अनअकस्टम्ड, ये है दोस्तों अनअकस्टम्ड अर्थ की बात हो रही है, द लॉलैंड।
ये सभी यमपाल आईडीजी की पुस्तक है और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 19, सत्यजीत रे की कृति है दोस्तों चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर। चाइल्डहुड डेज अ मेमोयर की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, बंगाली में लिखी गई है। ये भाषा बंगाली में लिखी गई है, मतलब भाषा जो है इसकी वो बंगाली है। सत्यजीत रे की अन्य पुस्तकों की बात कर लें तो फालूदा का पूरा रोमांच, अपू के साथ मेरे बरस, बचपन के दिन, हमारी फिल्में उनकी फिल्में। सत्यजीत रे द्वारा जो पुरस्कार प्राप्त हैं इन्हें उनकी बात कर लें तो भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री, तीनों पद्म पुरस्कार इन्हें प्राप्त हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 की बात कर लें तो थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप एक डैश है। अब देखते हैं क्या है दोस्तों ये। द्विवार्षिक आयोजन या फिर वार्षिक आयोजन, तिमाही आयोजन, त्रिवार्षिक आयोजन। द्विवार्षिक आयोजन है ये दोस्तों थॉमस कप। आइए इसकी डिटेल में बात कर लें तो थॉमस कप ट्रॉफी संबंधित है बैडमिंटन खेल से। थॉमस कप बैडमिंटन खेल के पुरुषों द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप बैडमिंटन खेल महिलाओं द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। और कुछ कप और ट्रॉफीज़ की बात कर लें तो बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, हिरलेला कप, SR रुइया कप, सोफिया कप या यूनेक्स कप, ये सभी दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित कप हैं। प्रश्न नंबर 21, डैश तैराकी के ओलंपिक योग्यता समय ए कट की बात हो रही है का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेटे कोली ट्रॉफी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि प्राप्त की थी। तो इनकी बात कर लें तो श्री हरे नटराज, वीर धवल खाड़े या फिर आनंद अनिल कुमार सैलजा, साजन प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर है, साजन प्रकाश की बात हो रही है। इन्होंने दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ा है ये। साजन प्रकाश ने वर्ष 2015 में भारतीय राष्ट्रीय खेलों के 6 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, जिस कारण उन्हें वर्ष 2015 में राष्ट्रीय खेलों के लिए बेस्ट एथलीट चुना गया था। साजन प्रकाश को ओलंपिक, रियो ओलंपिक 2016, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाइड करने के लिए भारत के पहले तैराक बने थे अर्थात ये। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा। और निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, USA। तो ये दोस्तों चीन एकदम सही उत्तर है। चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं और इसकी कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। आइए, चीन ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। चीन ने कुल 207 पदक जीते थे और स्वर्ण पदक उसमें 96 थे, रजत पदक 60 थे। कांस्य पदकों की बात की जाए तो 51 थे। और भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 स्वर्ण थे, 8 रजत थे और 6 कांस्य पदक थे। दोस्तों इतना काफ़ी है पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, दक्षिण कोरिया की बात की जा रही है। और चलिए आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। दक्षिण कोरिया नहीं, सॉरी दोस्तों, इन खेलों के बारे में बात करते हैं। दक्षिण कोरिया ने वर्ष 1986, 2002 और 2014 में एशियाई खेलों की मेजबानी की है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, 3 बार की है। तो एशियाई खेलों की सर्वाधिक बार मेजबानी करने वाला देश थाईलैंड है। तो थाईलैंड ने वर्ष 1966, 70, 78, 98 4 बार की है दोस्तों। अब तक 4 बार एशियाई खेलों की आयोजन हो चुका है यहाँ पर। वर्ष 2022 के एशियाई खेल 19वां संस्करण चीन के हांगझो शहर में आयोजित किए गए थे। आते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 25, 24, 19, 21। तो भारत की जो
रैंक थी वो थी 24। पैरालंपिक खेल 2020 टोक्यो जापान में हुए थे और भारत ने 19 पदक प्राप्त किए थे इसमें। यह पैरालंपिक भारत के लिए पदक जीतने के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक रहा था और पैरालंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी आईपीसी द्वारा किया गया था। मुख्यालय है इसका बॉन, जर्मनी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 की बात कर लें अगर, तो 25 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, पीएमजे की बात हो रही है, भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमज़ोर वर्गों को डैश सुविधा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो और इसका जो कार्यक्रम था महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, अर्थात इसकी जो इससे रखा गया था दोस्तों कि ये इस कार्य के लिए लाई गई है, वो क्या था दोस्तों? सेवा के लिए, औद्योगिक, कृषि या स्वास्थ्य के लिए? पीएम जन आरोग्य योजना यानी स्वास्थ्य की बात की जा रही है इसमें, पीएमजे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना प्रथम जो प्रारंभ तिथि है इसकी, वो है 23 सितंबर 2018 को रांची में इसे स्टार्ट किया गया था। योजना के उद्देश्य की बात कर लें तो समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। और दोस्तों जो आज तक सरकार की जो अभी तक की मेरे हिसाब से सभी जो योजनाएं तो काफ़ी अच्छी लाई गई हैं, लेकिन दोस्तों उन पर अमल नहीं हो पाता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। इस योजना ने प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की निःशुल्क उपचार देने के लिए व्यवस्था की गई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 26 क्या पूछ रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति? तो मेरे हिसाब से सभी को पता होना चाहिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें भारत के राष्ट्रपति ही शपथ ग्रहण कराते हैं। अनुच्छेद बात कर लें तो अनुच्छेद 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का आप मतलब समझ पा रहे हो, यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उसका जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति ही होगा। प्रश्न नंबर 27, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जैसा कि हम अभी भी पढ़ के आए हैं, उपराष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाई जाती है और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, अर्थात यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। आइए प्रश्न नंबर 28 की बात कर लें। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समिति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? 75 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन? जिन्होंने दोस्तों थोड़ा सा भी मेरी क्लासेस को लिया है उन्हें सब पता होगा, ये 60 दिनों की बात की जा रही है। तो अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवृत्त उपराष्ट्रपति की पदावधि के समाप्ति यानी 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। आइए प्रश्न नंबर 29 की बात कर लें। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? और मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई भी परेशानी तो नहीं होगी क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस में, काफ़ी क्लासेस में इसकी बात कर चुके हैं। और हाँ, एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो दोस्तों ये करंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये 3रे नंबर का प्रैक्टिस सेट है आज। इससे पहले हम दोस्तों करीब 35 प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके हैं। तो यदि आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से पहले उन्हें करके आइए। वो ज़्यादा बड़े प्रैक्टिस सेट नहीं है, ज़्यादा 20-25 मिनट के हैं। और मेरे हिसाब से जो इसमें दोस्तों हमने 26 या 25 क्वेश्चन तक किया है वो स्टैटिक जी के है। उसके बाद जो हम 20 क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे दोस्तों जीएस के। और जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों उसी से स्टार्ट है, उसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। अब दोस्तों थोड़ा सा अपर लेवल का है, आगे बढ़ चुके हैं। जैसे आर्टिकल 66 की बात हो रही है, उसमें हमने आर्टिकल 1 से स्टार्ट किया है। तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको लेनी है क्लासेस। और इसके आंसर की बात कर लें तो आर्टिकल 66 इसका एकदम सही उत्तर है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी द्वारा किया जाता है। और ये आर्टिकल 66 में पूरा लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 64 की भी बात कर लें तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो आर्टिकल 64 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 की बात कर लें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार का जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है। जो दोस्तों जमानती राशि होती है वो कितनी राशि होती है उपराष्ट्रपति की, तो 15,000 होती है। मेरे हिसाब से बच्चे को पता होगा जी। आइए प्रश्न इसकी की पॉइंट्स की बात कर लें। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए तथा 15,000 रुपये की जमानती राशि जमा करनी होगी। 15,000 दोस्तों आप देख पा रहे हो कितना बड़ा अमाउंट देना पड़ता है उपराष्ट्रपति के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस की व्यवस्था शुरू की थी। तो गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एक ही दोस्तों है सिजदा और पाबोस की इसने स्टार्ट किया था, तो गयासुद्दीन बलबन की बात कर रहे हैं हम। और बलबन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। लोह एवं रक्त की जो नीति व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, वो भी इन्होंने ही चलाई थी। और नवरोज पारसी त्यौहार का प्रारंभ भी इन्होंने ही किया था। सिजदा एवं पाबोस यानी पाइबोस या पाबोस जो भी कहना चाहें वो इन्होंने ही शुरू किया था। दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन भी गयासुद्दीन बलबन ने ही किया था। तुर्क के चगलगानी या चालीसा दल का जो निर्माण किया था, ये दमन किया था, माफ कीजिएगा, इन्होंने दमन किया था इसका गयासुद्दीन बलबन ने। आर्टिकल 32 की बात कर लें तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नवरोज मनाने वाली प्रथम जो प्रथा है दोस्तों, किसने प्रारंभ की थी। तो अभी हम पढ़ के आए, गयासुद्दीन बलबन ने की थी। और इनके बारे में हमने सभी ज़रूरी तथ्य पढ़ लिए, इसलिए इसमें कुछ नहीं है जानने वाला। और प्रश्न नंबर 33 यानी 33वें प्रश्न पर आ चुके हैं हम। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। वकील दर, वरीद ममालिक, दीवान अमीर कोही या फिर अमीर दाद। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, वरीद ममालिक की बात हो रही है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स लेकर आए, उनकी बात कर लें तो गुप्तचर विभाग का हमने पढ़ लिया है, प्रमुख होता है वरीद ममालिक। और दीवान इंसा की बात कर लें तो शाही पत्राचार यानी शाही सचिवालय की से संबंधित थे। और वकील दर की बात कर लें तो राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख होता है ये। और दीवान अमीर कोही की बात कर लें तो कृषि से संबंधित विभाग था ये। और अमीर दाद की बात कर लें तो सुल्तान की अनुपस्थिति में जो मजलिस की अध्यक्षता करता था वो था ये। प्रश्न नंबर 34, दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था, उसकी भूमिका सभी विभागों में एक समान पर्यवेक्षक की थी। दीवान वकूफ़। दोस्तों इसमें दोस्तों एक ही है, दीवान वजारत की बात हो रही है। दीवान वजारत एकदम सही और सटीक उत्तर है, इसका सभी विभागों में समान कार्य रहता था। और दीवान वजारत की बात कर लें तो वजीर के से संबंधित विभाग था ये। कार्य की बात कर लें तो वित्त और लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण था इसका। तुगलक काल के जो वजीर के पद का स्वर्णकाल माना जाता है दोस्तों। और बलबन के समय वजीर का पद निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था, अर्थात जो तुगलक काल था उसमें इसे बहुत ज़्यादा शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन जो बलबन का जो शासन था उस समय इसको कुछ ज़्यादा ही, अर्थात इसको बहुत निम्न स्तर पर पहुंचा दिया गया था। और दीवान वकूफ़ की बात कर लें तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित विभाग है ये। कार्यों की बात कर लें तो इस विभाग का मुख्य कार्य व्यय संबंधित कागजातों की देखभाल करना था। और दीवान मुस्तक राज की बात कर लें तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित राजस्व संबंधित विभाग था ये।
और दीवाने अमीर कोही की बात कर लें तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि से संबंधित विभाग था ये। प्रश्न नंबर 35 पर आते हैं अब। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? शाही कारखानों के तैनात विशेष कारीगर। आइए ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम, इन्हें जाना जाता था, जो बंदगान के रूप में जाना जाता था। बंदगान की बात कर लें तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम होते थे। और दीवाने बंदगान की बात कर लें तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दासों से संबंधित विभाग था ये। और इनके कार्यों की बात कर लें तो दासों की संख्या में इसमें वृद्धि तथा उनकी समस्याओं का निराकरण। फिरोज शाह तुगलक को गुलामों का शौक था और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ था जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट जो भूपरपट्टी के ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में रह गई? तो ये इससे किसका निर्माण हुआ था? तो यही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो श्रेणी है उसका निर्माण हुआ था। इसके बारे में डिटेल में बात कर लें तो अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। और इस पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक परतों से निकलने चट्टानों के मैग्मा क्रस्ट के रूप में ऊपर उठने के कारण हुआ था, अतः जो ढेर बने थे उससे इसका निर्माण हुआ था। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और माउंट किलिमंजारो की पर्वत की ऊंचाई की बात कर लें तो लगभग है 5,895 मीटर। और कोटोपैक्सी दोस्तों बात कर लें जो इक्वाडोर में स्थित है। इसके कुछ प्रमुख जो दिए गए हैं अफ्रीका के, उनकी बात कर लें तो कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में है, और स्ट्रोम्बोली है जो कि इटली में है, और एटना की बात कर लें जो कि इटली में है, और ओजिस डेल सडालो की बात कर लें, ओजिस डेल सलाडो तो अर्जेंटीना में चिली में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है ये दोस्तों। मैंने माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले कह दिया कि अफ्रीका के हैं, ये महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, अफ्रीका के नहीं है, कुछ अलग देशों के भी है। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल जो श्रेणी है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, इससे निम्नलिखित में से किस एक का नाम से भी जाना जाता है? तो लघु हिमालय के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका नाम दोस्तों लघु हिमालय भी है। बृहद हिमालय में बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय स्थित है। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी के अथवा हिमाचल श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है। बृहद हिमालय को महान हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ITSZ इंडस टेसंगपो जो सिच्योर जोन के रूप में जाना जाता है, अर्थात इसे अलग करता है इससे। और ट्रांस हिमालय को पारा हिमालय या परा हिमालय भी कहते हैं। हमने हिमालय से संबंधित कुछ ज़रूरी तथ्यों की बात कर ली है। अब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ आपको परीक्षा के लिए पढ़ना है। और हाँ दोस्तों, इसको स्किप मत कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 38। कोटली दून और पाटली दून भारत के किस क्षेत्र से स्थित है, अर्थात किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच में स्थित है ये। आइए इसकी कुछ डिटेल में बात कर लें। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कई समतल संरचना यानी अर्धवृत्त घाटियाँ हैं, और पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के रूप में जाना जाता है इन्हें। ये अनुदैर्ध्य घाटियाँ यूरेनियम प्लूटो और भारतीय प्लूटो के रूप में सिक्के टकराने पर वलय के परिणाम स्वरूप बनी थी। अर्थात हमने देख लिया किस तरह से इनका निर्माण हुआ था। और कोटली दून और पाटली दून लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के में स्थित हैं। हमने दोस्तों पहली क्लासेस में भी इनके बारे में बात की है, जो दून होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम तभी बात कर चुके हैं। चलिए 39वें प्रश्न की बात कर लें। तो निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो चोओयू, मुकाल, माफ़ कीजिएगा मकालू, और धौलागिरी, या फिर लोथ से। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत यानी धौलागिरी की बात हो रही है, श्वेत पर्वत के रूप में जाना जाता है, अर्थात इसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है।
धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। धौलागिरी शब्द संस्कृत शब्द धवलगिरी से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सुंदर सफ़ेद पहाड़। धौलागिरी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है और इससे सबसे ऊंची यानी 8,167 मीटर है इसकी ऊंचाई। माउंट लोत्से विश्व की चौथी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और मकालू जो है पर्वत दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यानी पर्वत चोटी है वो। प्रश्न नंबर 40, देवमाली की बात हो रही। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? असम, अर्थात पूछा है ये कहाँ की है सबसे ऊंची चोटी है, असम की है, पश्चिम बंगाल की है, बिहार की, उड़ीसा की। तो जो देवमाली है वो उड़ीसा में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है उड़ीसा की। पूर्वी घाट में स्थित देवमाली पर्वत शिखर की बात करें तो उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है ये। और देवमाली पर्वत शिखर उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1672 मीटर है। पश्चिमी बंगाल राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है स्तंगफू चोटी है ये, सदंगफू चोटी इसका नाम है। प्रश्न नंबर 41, 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? तो ये किया गया था 2 चरणों में। वर्ष 1991 में भारतीय रुपए का उन्मूलन जो किया गया था, अवमूलन 2 चरणों में हुआ था, जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 जुलाई को समाप्त हुआ था। और अब तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूलन हो चुका है। पहली बार मुद्रा का अवमूलन हुआ था 1949 में, जबकि दूसरी बार हुआ था 1966 में, और अंतिम अवमूलन 1991 में 2 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक नहीं है, अर्थात उनसे संबंधित नहीं है, अर्थात जो बताना इसमें वो अनुसूचित सार्वजनिक बैंक नहीं है उसकी बात करने वाले हैं हम। तो कैनरा बैंक है, यूको बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, लेकिन बंधन बैंक नहीं है दोस्तों। आइए बंधन बैंक के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। कैनरा बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ये सभी अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बंधन बैंक इस श्रेणी में नहीं आता है। अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुसूचित बैंक के लिए आरता बैंक की चुकता पूंजी और जुटाई गई धनराशि न्यूनतम 5 लाख होनी चाहिए, तभी अनुसूचित बैंक बनता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? नई तकनीक को अपनाना ये दर्शाता है। नई तकनीक को अपनाने से पता चलता है कि कई आधुनिकीकरण से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है। प्रश्न नंबर 44 की बात कर लें। प्रश्न नंबर 44 दोस्तों संबंधित है जीएसटी से। जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब स्वीकृत हैं? 7, 3, 8, 4। टैक्स स्लैब दोस्तों सभी जानते होंगे 4 की बात हो रही है, 4 ही होते हैं। 5, 12, 18 और 28 हैं दोस्तों। जीएसटी बिल में 4 टैक्स स्लैब वर्गीकृत किए गए हैं और 5, 18, 12 और 28 है ये। इसे अलग जीएसटी के तहत मोटे कीमत में अधिक कीमती पत्थरों यानी 0.25% तथा सोने पर 3% की दर लगाई गई है। और हाँ दोस्तों, अभी जो रिसेंटली बजट आया है उसमें थोड़े से चेंजेस भी देखने को मिले हैं, उस पर भी जल्दी हम क्लास लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें यहीं तक पढ़ना है, तो उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। चलिए प्रश्न नंबर 45 की बात कर लें। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? ब्याज, वेतन, जो किराया है या पेंशन। कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है तो पेंशन कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है। उत्पादों से अर्जित आय को भुगतान कारक कहा जाता है और यह किसी भूमि के लिए किराया, किसी श्रम के लिए मजदूरी तथा किसी पूंजी के लिए व्यय और उद्यमिता के लिए लाभ के रूप में आते हैं। अर्थात जो पेंशन होती है वो दोस्तों सरकार देती है, लेकिन जो मुनाफा होता है एक्चुअल में जो हम अर्जित करते हैं उसे हम अर्जित आय के रूप में जानते हैं।
और अभी तक आप अगर क्लास में बने हुए हैं तो कृपया क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, जो लोग दोस्तों आपके तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दीजिएगा या उन्हें शेयर कर दीजिएगा क्लास को। और हाँ, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, आपके लिए एक प्रश्न लेकर आते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं और इन्हें ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कृपया एक बार प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए क्लास अपलोड करते ही। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, फिर से आप सभी से नए क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।